अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि हम देख रहे हैं। पाकिस्तान और रशिया कराची में एक न्यू स्टील मिल लगाने जा रहे हैं। और जब जब आप देखते हैं ना स्टील मिल्स की बात होती है, ये बड़ी नीड ऑफ द आर है। पाकिस्तान के अंदर स्क्रैप और ख़ासकर स्टील के ऊपर काम होना, अवेलेबल होना, और साथ साथ स्टील मिल्स जब होती हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जो स्टील है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वो काफ़ी हद तक चीप रेट्स पे मिल जाता है। और ये कार्टेलाइजेशन इन तमाम चीज़ों से बच जाता है, जो कि एक काफ़ी हमारे लिए ज़रूरी है। इसके ऊपर जब ये मुत्तफ़िक होने जा रहे हैं तो यकीनन इसके ऊपर जल्दी इम्प्लीमेंटेशन होगी, जल्दी काम शुरू होगा और हमारे लिए इकॉनमी के लिए ये एक बेहतरीन ऐड ऑन होगा। आज डिटेल डिस्कशन करेंगे और आइंदा बजट में IMF के साथ मुज़ाकरात आज से शुरू हो चुके हैं और होंगे, यानी कि अब से कुछ देर बाद। और देखा ये जा रहा है कि अगर हम देखते हैं ना 3 आउट ऑफ 5 हमारी जो एक होमवर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे लिए ये एक बहुत ही खुशाइन बात है कि आने वाले दिनों में IMF की जितनी कंडीशनैलिटीज़ हैं या जितनी उनका एक फ्रेमवर्क था उसको हमने फुलफ़िल किया, और साथ साथ हमारी जो इकॉनमी के नंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इतना ज़्यादा इन्हांस हो रहे हैं कि वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। ये रिजल्ट्स, ये नंबर्स सामने हैं। तो आज इसके हवाले से ही बात करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात कर रहे हैं। 7 रुपये की कमी का इम्कान है जो फोर्टनाइटली विजिट होगा। क्या इम्पैक्ट्स होंगे, खासकर ऑटो सेक्टर के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होगी। यहाँ पे इनकी वैसे भी सेल्स में इजाफा देखा जा रहा है इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद। तो ऑफ कोर्स जब पेट्रोल भी सस्ता होगा तो यहाँ पे जो है वो एक आम आवाम के लिए एक रिलीफ साबित होगा। और साथ साथ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब जो कि चीनी की कीमतों पर काफ़ी बरहम नज़र आए। उन्होंने कहा कि चीनी की कीमतें कम होनी चाहिए, यानी कि अशिया खुर्नोश जो है वो कम होना चाहिए। जितना ज़्यादा उसकी कीमतों में कमी होगी अशिया खुर्नोश की, तो वो उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आम लोगों के लिए। ख़ासकर हम देख रहे हैं फूड इन्फ्लेशन जब कमी की तरफ आ रही है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है कि इसको बहुत चेक एंड बैलेंस रखा जाए। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो, उनको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान शौकत साहब। आप प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उनको वेलकम करेंगे। और साथ साथ मैं चाहूँगी आप एक रिपोर्ट देखें इकॉनमी के हवाले से, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। किसी भी मुल्क की माशी खुद इन्हिसारी के लिए टैक्स आमदन रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। टैक्स आमदन से न सिर्फ तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होते हैं बल्कि अवामी फलाह बहबूद के लिए जरूरी वसाइल भी फराहम होते हैं। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FPR का अहम जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें महसूलात, टैक्स नेट में तोसी और इस्लाहाती इक़दामात का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म को बताया गया कि रवा माली साल में टैक्स आमदन में बेहतरी आई है। उन्होंने हिदायत की कि टैक्स निज़ाम को मजीद शफाफ, सहल और मौसर बनाया जाए ताकि आवाम का एतमाद बहाल हो और महसूलात में इजाफा हो। FPR की जारी इस्लाहात की तारीफ करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी इक्तिसादी टीम की कोशिशों को सराहा और एतमाद जाहिर किया कि इस माली साल में 10.6% GDP के बराबर आमदनी का हदफ हासिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म को बताया गया कि मुल्क भर में सीमेंट प्लांट्स में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के मुकम्मल नफाज से टैक्स आमदन में अरबों रुपए का इजाफा मुमकिन हुआ और चीनी की सनत में इस निजाम के नफाज से नवंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक टैक्स आमदन में 35% का इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म ने टैक्स नेट बढ़ाने, नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई और डिजिटल इस्लाहात पर जोर देने के साथ ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स देने की इस्तादाद रखते हैं और टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में लाने की हिदायत की। जी, आपने रिपोर्ट देखी। मैं उस्मान साहब से पूछना चाहूँगी। उस्मान साहब, आप न्यूज़ और आपने इंट्रोडक्शन भी देखा है, काफ़ी हमारे पास एक लंबी लिस्ट है, लेकिन सबसे पहले इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं, चाहे हम टैक्स की बात करें या इकोनॉमिक ट्रिगर्स की बात करें, क्या दिखाई दे रहा है आजकल इकोनॉमी के अंदर? और सबसे ज़्यादा जो ऑल ऑफ अबव हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी सूरत हाल क्या है? जी, थैंक यू नताशा फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। और आज की जो ये आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, अगर मैं उसको कहूँ तो इट्स डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव। और जो ओवरऑल इकोनॉमिक आप कह लें ट्रेंड्स हैं वो तो काफ़ी अरसे से हम बेहतर देख रहे थे, लेकिन एक चीज़ मैं आज ये कहना चाहूँगा कि रिसेंटली जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक अफवाज ने ये जो कामयाब ऑपरेशन किया है और इंडिया को हमने और अपने दुश्मन को ये दिखाई है अपनी स्ट्रेंथ, इससे जियोपॉलिटिकल चेंजेस काफ़ी आए हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक फेवर में। हमने कल सुना कि ट्रंप साहब ने ये कहा कि जी हम पाकिस्तान के साथ काम बढ़ाएंगे, तिजारत बढ़ाएंगे। द मैसेज दैट हैज़ गॉन टू द वर्ल्ड इज़ कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी सिक्योर, जियो स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट कंट्री जहाँ पे अब
ایکٹرز یہ جان چکے ہیں کہ ہمارا الحمدللہ جو اس وقت ڈیفنس ہے وہ ایک بہت اسٹرینتھ رکھتا ہے اور ہم لوگ کسی بھی طرح کی جارحیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور دس میسج ہیز گون امیڈیٹلی ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تو آئی بلیو اب جو گلوبل ٹریڈ ہے, گلوبل انویسٹرز ہے, دیکھیں اس سے کیا فائدہ ہوگا ہمیں اکانومک پرسپیکٹو میں؟ یور ایف ڈی آئی ول انکریز. آئی بلیو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جیسا یو ایس نے تو کہہ دیا وہ کریں گے. کل ہم نے دیکھا ٹرمپ صاحب از ان سعودی $600 بلین کے وہاں اگریمنٹ سائن ہوئے. اس سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ دا مڈل ایسٹ ان دس پارٹ آف دا ورلڈ از گیننگ امپورٹنس, کیونکہ ہم ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں کہ پاکستان یا یہ جو ریجن ہے ہمارا مڈل ایسٹ کا, دس از ویئر دا گروتھ از گوئنگ ٹو کم فرام. کنزمپشن ہبز ہیں یہاں پہ, ینگر پاپولیشنس ہیں یہاں پہ. دس از ویئر دا نیکسٹ گروتھ از گوئنگ ٹو کم فرام. ایشیا ول لیڈ دا نیکسٹ گروتھ جو آئے گی. ویسٹ کی تو گروتھ کافی حد تک سلو ڈاؤن ہو گئی ہے, انفیکٹ ریسیشنز میں جا رہے ہیں. تو آئی بلیو پاکستان کے لیے فرام آل پرسپیکٹیوز, فرام این ایف ڈی آئی اسٹینڈ پوائنٹ اینڈ آلسو فرام ڈومیسٹک, ہم نے دیکھا اسٹاک مارکیٹ بہت اوپر گئی, دی ہائیسٹ رائز ایور. یہ صرف سینٹیمنٹس ہیں, ابھی بھی آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ابھی گنجائش ہے. ہم ابھی بھی کہتے ہیں اسٹاکس آر انڈر پرائسڈ, ہماری ایکویٹی مارکیٹ از ویری انڈر پرائسڈ. تو آئی بلیو کہ آپ کی ایکویٹیز, آپ کے ایسٹس اوور آل, ایون دا روپی از گوئنگ ٹو گین اسٹرینتھ, ہم وہ بھی دیکھیں گے. اور اسپیشلی اب بجٹ آ رہا ہے, اینڈ وین دا بجٹ از کمنگ اراؤنڈ, آئی تھنک اس وقت گورنمنٹ کو بہت فوکس رکھنا ہے کہ دس بجٹ شوڈ بی انویسٹر فرینڈلی. اس بجٹ میں اب ان ٹارگیٹس کو سیٹ کیا جائے جو اچیویبل ہوں, اور ان سیکٹرز کو دیا جائے جو فیوچر کے سیکٹرز ہیں. اچھا عثمان صاحب, یہ ٹیکس کے اوپر آپ نے رپورٹ دیکھی, ٹیکس بیک بون ہے, ٹیکس کلیکشن کا نظام بہتر کرنے کی کوشش کی گئی, ایف بی آر میں ریفارمز بھی کیے گئے, کافی ساری چینجز ہم نے دیکھی, بہت نئے سسٹمز بھی انٹروڈیوس کروائے گئے. لیکن ایسا کیا ایک لوپ ہول ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ٹیکس ٹارگیٹس کو اچیو نہیں کر پاتے, یعنی کہ پورا کرنے سے تھوڑی اس پہ ہمارا جو ہے وہ فسکل ڈسپلن خراب ہو جاتا ہے, جو کہ ہماری یونٹ آف دی آر ہے, ہمیں ٹیکس ٹارگیٹس کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں, اور خاص کر آئی ایم ایف کی یہ کنڈیشنالٹی ہے. اور اس بار جو ہماری 3 out of 5 ایک ہوم ورک میں کمی ہے, وہ ٹیکس کے حوالے سے ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہے. ایگزیکٹلی, جو ابھی آئی ایم ایف کا وفد بھی آیا جو تھوڑا ڈیلے ہو گیا تھا ڈیو ٹو دس کانفلکٹ, اس کی بھی ایک مین کنسرن یہی ہے کہ ہمارا اس وقت جو ٹیکس ٹارگیٹ آئی ایم ایف نے سیٹ کیا تھا 14.3 ٹریلین تھا, اور ہمیں انہوں نے ظاہر ہے ایک ٹیکس ٹارگیٹ میں مس کرنے کی گنجائش وہ دیتے ہیں آپ کو, تو 600 بلین کی دی گئی تھی, لیکن ہم 850 بلین پہ آج کھڑے ہیں ٹیکس ٹارگیٹ کے ڈیفیسٹ میں. تو یہ بہت بڑا کنسرن ہے کہ آئی ایم ایف نے جو آپ کو لیوریج بھی دی تھی, آپ اس سے بھی بیونڈ ہے, ٹیکس ڈیفیسٹ, ٹیکس آپ کا ٹارگیٹ نہیں ریچ ہوا. اور آپ کا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں, وی بلیو کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو ایف بی آر کا ہے, جو ہم ٹیکس وائڈننگ کی بات کرتے ہیں, جو ہم ریٹیل سیکٹر یا ڈفرینٹ سیکٹرز کی بات کرتے ہیں, کون ہے جو ٹیکس نہیں دیتا, یہ کہاں سے بچ جاتے ہیں, یا یہ جو ایک نان فائلر کی جو ایک شک ہے یا نان فائلر کی جو ایک کیٹیگری ہے, وہ ہمارے لیے پرابلمٹک بن رہی ہے, کیونکہ فائنانس منسٹر صاحب نے لاسٹ ایئر بھی کہہ دیا تھا کہ یہ تو کیٹیگری سمجھ میں ہی نہیں آتی. تو اس بار کیا اس کے اوپر مزید کام ہوگا؟ جی دیکھیں, ابھی بھی آپ نے دیکھا ایک ٹیکس آرڈیننس آیا ہے ریسنٹلی, اس پہ بہت تحفظات ہیں بزنس کمیونٹی کے. اگین مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹیکس نیٹ میں ہیں ان کو سکویز کیا جا رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں دیکھیں, اگر میں ٹیکس نیٹ میں ہوں, میں 100 روپے میں نے ٹیکس دینا تھا, میں 20 دے رہا ہوں, نیٹ میں تو ہوں نا 20 دے رہا ہوں. آپ ان کے پیچھے کیوں نہیں جاتے, آپ اس 100 روپے والے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ یار مے بی آئی کین سکویز مور, مے بی آئی کین سکویز مور, سپر ٹیکس لگا, وائل یو کین گین سو مچ فرام ادرس. ایک ایگزیکیوشن کا مسئلہ ہے, ایک جو بھی پی ایم صاحب نے بھی پیچھے بات کی, اور ریفارم ابھی ریاست اپنی ریٹ قائم کرے گی, ٹیکس کے حوالے سے تو ہوگا, لیکن ایف بی آر کی پالیسی میں ایشو یہ ہے کہ دی ایگزیکیوٹر اینڈ دی پالیسی میکر از دی سیم. وہ چائنیز وال کی بات اب ہو رہی ہے کہ دیکھیں, اگر میں نے انفورس کرنا ہے نا, تو میں آسان پالیسی بناؤں گا, جو میرے لیے آسان ہے انفورس کرنا. میرے لیے آسان ہے کہ آپ میرے آلریڈی ٹیکس نیٹ میں, یو آر اے سیلریڈ انڈیویجول, میں آؤں آپ پہ ٹیکس بڑھا کے آپ سے لے لوں. لیکن آئی ایم ایف کی تو کنڈیشنالٹی ہے کہ اب 10% کمی ہونی چاہیے, سیلریڈ کلاس کو اسکویز نہیں کیا جائے گا, which means they have to get new sources of tax. تو ایف بی آر کو تب کام ہوگا جب وہ پالیسی بنائے, ہاں جی ریٹیل سے لینا ہے, انفورس کوئی اور کرے. That's when the policy will work. اور I think اب یہ بھی ایف بی آر میں آنے والی ہے پالیسی, بٹ ابھی تک تو جو ٹیکس آرڈیننس لاسٹ آیا, اٹس ویری ڈسپوائنٹنگ. ہم نے اس پہ بہت تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ وہی کوئرسو ٹیکٹکس ہیں کہ جی آپ کرنٹ کو اسکویز کر لیں. اب آپ چلیں, جو ہوا سو ہوا, لیکن اب جو بجٹ آ رہا ہے اس سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ دیکھیں, ہم نے بجٹ میں 2-3 ہم نے ابھی فائنانس اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی پرپوزلز دے دی ہیں. احسن اقبال صاحب بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ از ڈوئنگ اے لاٹ آف ورک. June 2 کو بجٹ ایکسپیکٹڈ ہے, بیفور دی عید الاضحیٰ آئے گا بجٹ. ہم لوگوں نے اس پہ پرپوزلز یہ دیے کہ دیکھیں, 1 سیلریڈ کلاس کا آپ کم کریں. آپ نے سیلریڈ کلاس کی بات کی, سب سے بڑی بات برین ڈرین کی بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ بن رہی ہے. آپ کے بہت اچھے سیلریڈ کلاس یہ کہتی ہے کہ اگر اتنا ٹیکس میں نے 40% دے دینا ہے, پاپولیٹڈ کنٹری, دیٹس اٹ, دیر از نو ایشو. برین ڈرین کیا ہے, اگر اپرچونٹیز وہاں پر مل رہی ہیں تو ہم تو اس چیز کو ایک تو چلو اپرچونٹی کی وجہ سے جا رہے ہیں, ایک ٹیکس کی وجہ سے جا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, کئی لوگ کہتے ہیں جی 40% ٹیکس میں آ گئے کہ سیلریڈ لوگ,
40% on a salaried guy is too much. चलें, वो कहते जी हम बाहर जाके कर लेते के हैं. प्लेटफॉर्म से थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करें इसके ऊपर तो मे बी इट कैन बी इसको रीजनली हमें करना पड़ेगा, सैलरी क्लास पे कम करना पड़ेगा हमें टैक्स रेट. और एक और चीज़, उसकी आपको सबमिशन आसान करनी पड़ेगी. देखें बाहर की दुनिया में मैंने बाहर काम किया, आई वाज अ बैंकर फॉर 10 years in the US. मुझे 5 minutes लगते थे एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मेरा टैक्स रिटर्न जाता था. इतना कम्बरसम टैक्स रिटर्न है यहाँ कि आपको एक टैक्स कंसल्टेंट लेना पड़ता है, आप उसको पैसे देते हैं, वो आपका टैक्स भरता है. ये भी एक अलग इशू बना हुआ है. आप उसको क्यों नहीं आसान करते? वन पेज है, ये मिनिस्टर फाइनेंस साहब ने कहा भी है कि हम बाय सितंबर फॉर सैलरीड क्लास विल बी वन पेज, जो वो खुद इंटरनेट पे जाके सबमिट कर पाएगा और विद इन फ्यू मिनट्स उसको मिलेगा. ईज ऑफ टैक्स रिटर्न्स भी लाइए, इससे भी आपका मे बी इट इज़ पॉसिबल कि आप सैलरीड क्लास के जितने भी ग्रजेस जो होल्ड किए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे इस बजट के बाद. अच्छा, मैं पाकिस्तान और रशिया के हवाले से स्टील मिल के हवाले से बात करना चाहती हूँ कि ये मुत्तफिक हो गए हैं, कराची में एक स्टील मिल लगने जा रही है. ऑलरेडी एक स्टील मिल हमारी जो कि इशू वो एक क्रिएटेड है बहुत पहले का, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल, हमारी रशिया के साथ काफ़ी अरसे से स्टील पे बातचीत चल रही थी और मेन वजह उसकी ये है कि रशिया हैज़ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी इन स्टील. हमारा जो खैर पाकिस्तान स्टील मिल का तो जो सिचुएशन है वो सबको पता है, एक लॉस मेकिंग एसओई है हमारी. लेकिन इवन जो हमारी लोकल स्टील इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, लो टेक्नोलॉजी है. अराउंड अबाउट 600 स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्मॉल स्केल टू मीडियम और स्केल आयरन रॉड सबको चाहिए होती है. अच्छा, और मज़े की बात ये है कि हम अभी भी आई वाज रीडिंग कि ऑलमोस्ट 3.1 मिलियन टन्स की शॉर्टफॉल है हमारी. 3.1 मिलियन टन्स हम इंपोर्ट करते हैं. वाइल हमारी पर कैपिटा जो स्टील की कंजम्पशन है दैट्स आल्सो ऑन द लोअर साइड, यानी ग्रोथ इन द स्टील सेक्टर भी बहुत एक्सपेक्टेड है. तो इस वक्त स्टील की आउटपुट तो हमने बढ़ानी है, तो उसकी वजह से हमें टेक्नोलॉजी रशिया देगा. हमारे 700 एकड़ की एक नई ज़मीन पोर्ट कासिम पे जो पुरानी स्टील मिल है उसके स्टील मिल ही ओन करता है, पुरानी तो दूर है, उधर उन्होंने उसकी ज़मीन में 700 एकड़ दिया है. तो वहाँ पे ये रशियन स्टील मिल बनेगी टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एज वेल. इसीलिए पोर्ट कासिम के पास उसको लगा रहे हैं. वी बिलीव कि उससे, लेकिन अगेन आई से कि देखें आप उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे लेके जाएं. दुनिया में यही बात होती है, द गवर्नमेंट इज नॉट इन द बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस. हम एसओई से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, हम यही कहते हैं कि एसओई इज नॉट गवर्नमेंट बिजनेस डू बिजनेस, और दुनिया में कहीं नहीं होता. और हम इसीलिए ब्लीड करते हैं कि हम खुद बिजनेस करने की कोशिश करते हैं जब हमारा काम नहीं है. द पीआईए हैज द अदर केस उसके बारे में जी उसके प्रॉफिट और प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है. जी एग्जैक्टली. तो चलिए पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बात करते हैं. 7 रुपए की कमी फोर्टनाइटली, खासकर अगर ऑटो सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे भी एक विन विन सिचुएशन है. ऑलरेडी हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद यहाँ पे बहुत सारी गुंजाइश बन रही है, ऑटो सेक्टर बूम करता हुआ दिखाई देगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ट्रिगर्स बन रही हैं. तो क्या कहेंगे फ्यूल प्राइसेस के हवाले से? जी देखिए, एक्सपेक्टेड तो यही है कि वी विल हैव ऑलमोस्ट 7 रुपीज़ एक्सपेक्टेड है कि दिल बी अ ड्रॉप. लेकिन देखें वी बिलीव कि इस वक्त इन्फ्लेशन ऑलरेडी 1.8% पे आई थी लास्ट मंथ और इट इज़ क्वाइट इन चेक. ग्लोबली फ्यूल प्राइसेस भी लो हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. हाँ, इस वीक थोड़ा सा अपसर्ज है उनमें, लेकिन वी बिलीव कि अब स्टेबल रहेंगी या नीचे ही जाएंगी. तो इसमें आई बिलीव कि देखिए ग्लोबली द फ्यूल प्राइसेस विल कम डाउन. हमने देखा कि गोल्ड भी इसीलिए नीचे आया है बिकॉज स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमीज देखी जा रही है. तो अब आई थिंक कि काइबोर जो हमारा आया, वी ऑनेस्टली वर एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा नीचे आता, इसको 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा लाना चाहिए था. वी वर एक्सपेक्टिंग सिंगल डिजिट्स में, काफ़ी अर्से से सुन रहे हैं, अभी भी 11 पे गया है वो. 10 से नीचे आना चाहिए था. ऑटो सेक्टर मिला के तो थोड़ा ज़्यादा हो 12-13 गया. बैंक का स्प्रेड होता है तो आप जब डालते हैं तो 13-14 अभी भी हाई है फॉर एनी बिजनेस, तो इसको सिंगल डिजिट पे आना चाहिए. यस, ऑटो सेक्टर इज गेनिंग, उनका काफ़ी अच्छा जो है वो वी आर सीइंग कार सेल्स, बट एट दिस पॉइंट आई बिलीव कि हमें ओवरऑल अब इस वक्त ना एक्सपोर्ट सेक्टर्स को उठाने की ज़रूरत है. वी नीड टू मेक श्योर कि ये फ्यूल सब्सिडीज, और जो हमारी अभी एक बात भी हो रही है कि टारगेटेड पावर सब्सिडीज भी आएंगी. IMF से हुकूमत बात कर रही है, IMF को ये राजी कर रही है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए पावर टैरिफ सब्सिडीज हैं. वाई? क्योंकि वेल्दी कंज्यूमर्स को भी इस वक्त पावर सब्सिडी अक्रॉस द बोर्ड मिलती है. ये अब ये जनवरी 2027 यानी से कि अब इनका प्लान है. IMF की कंडीशनैलिटीज को थोड़ा लीनियंट होने का टाइम आ चुका है टारगेटेड सब्सिडी के तौर पे, क्योंकि हम तो पहले टारगेटेड सब्सिडी भी नहीं कर रहे थे. जी तो पावर सब्सिडी फ्यूल के साथ जब जाएगी ना टारगेटेड टू द आम आवाम तक, तो आई बिलीव उससे परचेसिंग पावर पे बहुत फर्क पड़ेगा. राइट. अच्छा, इन्फ्लेशन की ही बात कर रहे हैं, शुगर की प्राइसेस में आपने देखा है कि अब कमी होगी. ऑफ कोर्स इसहाक डार साहब ने इस चीज़ पे फोकस किया है कि नहीं ये कम होनी चाहिए. तो क्या लगता है आपको फूड आइटम्स फर्दर थोड़ा सा गिरेंगे, फर्दर थोड़ा सा इसमें इन्फ्लेशन में कमी आएगी, और फिर जो इन्फ्लेशन होगी वो कहाँ पे स्टैंड करेगी? देखिए, कोर इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी इज़ ऑन द लोअर एंड. ग्लोबली भी हमारी जो फूड इन्फ्लेशन है वो इस वक्त इन चेक है. हमारी कोई ग्लोबल भी
کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ کی کوئی ویٹ یا کوئی اور کراپ جو ہے وہ بہت زیادہ کرائسس ہو پرائسز کا. تو آئی تھنک یہ ابھی انفلیشن رہے گی اسٹیبل. لیکن جو آپ بات کریں شوگر کی, یس اس میں اسپائک ہے یہ آئی تھنک آپ کی, لیکن چونکہ کور انفلیشن کم آئی آپ کی, لیس دین 2% آئی, تو وہ بھی اس کا حصہ ہوتی ہے فوڈ باسکٹ آف کورس. تو جو سی پی آئی آپ کا ہے وہ ایک حد تک رہے گا, لیکن ہاں آپ کو اسپائکس نظر آئیں گے, کبھی شوگر میں آپ کو نظر آئے گا. لیکن اس میں کئی دفعہ ہم پالیسیز کا فقدان بھی دیکھتے ہیں, کبھی ہم ایکسپورٹ کی اجازت دے دیتے ہیں, نہیں دینی چاہیے, کبھی امپورٹ کی اجازت دے دیتے ہیں, نہیں دینی چاہیے. وہ تو پھر جب ہمارے پاس سرپلس ہوتا ہے تو وہ تو دینا ان کی پلی بھی ہوتی ہے نا, پلی ہوتی ہے, لیکن کئی دفعہ پھر زیادہ ہو جاتا ہے جس سے وہ ان نیچرل پہ مارکیٹ ڈائنامکس بن جاتے ہیں. آف کورس وہ پھر گورنمنٹ چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے, settle that as well. تو اس کی وجہ سے کئی دفعہ پھر ان نیچرل پرائس موومنٹس. عثمان صاحب ابھی آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ جیو پولیٹکس چینج ہو رہی ہے, پاکستان کو سب دیکھ رہے ہیں اس کی اسٹرینتھ کو, اور ایکسپورٹ بڑھانے کی ضرورت ہے. اس سے اس مینس سے آپ کی کیا ڈیٹیلز آپ کر رہے ہیں, خاص کر اگر ہم دیکھیں کہ ڈیفنس پروڈکشن کی بات کریں پاکستان میں, تو ڈیفنس پروڈکشن ایکسپورٹ بھی بہت زیادہ ہونے والی ہے, تو کیا لگتا ہے اس سے ہمارے لیے کیا آپشنس فلفل ہوتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی, دیکھیں یہ جو ماشاءاللہ دوبارہ میں بات کروں گا ہمارے کامیاب آپریشن کی, پاک افواج کی, کہ ایک سپیریورٹی آف آر ملٹری اکوپمنٹ بھی اسٹیبلش ہوئی, اور ہمارا کافی سارے اکوپمنٹ ان ہاؤس بنتا ہے. جی ایگزیکٹ. تو وی آر سینگ کہ پاکستان جو یہ ہے آپ کی جو ملٹری کمپلیکس ہے ہمارا, جو ہماری پروڈکشن کیپیبلٹیز ہے بہت اچھی ہے. اور آپ دیکھیں امریکہ کی بھی ٹاپ ایکسپورٹ از اٹس ملٹری. دنیا میں جو ملٹری اکوپمنٹ ہے, رشیا بہت بیچتا ہے دنیا کو, تو ملٹری اکوپمنٹ آپ کی اکانومی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. پاکستان کی آئی بلیو بہت زیادہ ایکسپورٹ بڑھے گی. وی آر آلریڈی سینگ کہ جو ہمارے جوائنٹ وینچرز ود دی چائنیز ہیں, جس ہم JF-17 تھنڈر پہ کر رہے ہیں, اور تو وی ہیو سین دا سپیریورٹی آف دیز مشینز اگینسٹ دا ویسٹرن, جو ہم کلیم کرتے تھے کہ رافیل سپیریئر ہے. ہم نے تو دکھا دیا کہ اٹس ناٹ دیٹ, اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن دیٹ ہیز ٹو بی سپیریئر, اور ہمارے پائلٹس اور ہماری ایئر فورس نے دکھایا. تو اس کی وجہ سے آئی بلیو ہمارے اکوپمنٹس, ہمارے ملٹری اکوپمنٹ کی ڈیمانڈ بھی بڑھے گی. اور ایکسپورٹ کی جو میں نے بات کی, یس ناؤ وی ہیو ٹو ٹیک دس اپرچونٹی, دنیا کو ہمیں بتانا ہے کہ یس وی آر اے سیف سیکیور کنٹری فار انویسٹمنٹس. آپ آئیے, FDI لگائیے, اینڈ اٹس ٹائم ٹو اسٹارٹ ارننگ فارن ایکسچینج ریونیو تھرو ایکسپورٹس. اور اب ایک ٹرسٹ ورڈی نیشن بنتے جاتی ہے. ویل تھینک یو سو مچ عثمان صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ, کافی ڈیٹیل انالیسز, ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہو رہی ہے. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے ان کے قواعد میں ترمیم جو ہے وہ متوقع ہے. سیاست پاور ڈویژن کو یہ تجاویز دی گئی ہیں کہ اپنی تمام چیزیں جو ہے وہ دوبارہ بھیجیں. ECC کی یہ ہدایت ہے. آج اس کے حوالے سے بات کریں گے. ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ایک انٹرنیشنل جریدہ یعنی کہ بیرن, ایک انٹرنیشنل پبلیکیشن, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے اشاریے بہت ہی مثبت دکھائی دے رہے ہیں. اور آف کورس یہ انٹرنیشنل جب ایک جرنل میں پبلش ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی تمام جو انویسٹرز ہیں ان کے کانفیڈنس بھی بہت زیادہ فلفل ہو جاتے ہیں. آج اس کے حوالے سے بات کریں گے. ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف قومی ترقی میں مؤثر کردار ادا کرنے والے منصوبے PSDP میں شامل کیے جائیں. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ احسن اقبال صاحب, وزیر منصوبہ بندی صاحب, ان کا جو ہے وہ ایک یہ انہوں نے کہا ہے کہ آف کورس یہاں پر منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جانب سے یہ چیز جو ہے وہ شامل کی گئی ہے کہ صرف جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے جو قومی ترقی میں کردار ادا کرتے ہیں انہی پروجیکٹس کو شامل کیا جائے گا. آج اس کے حوالے سے ہی بات کریں گے. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو کہ ایک دیکھا جا رہا ہے, اس کے ذریعے بجلی کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی کی جو ایک اجازت ہے وہ IMF اور ورلڈ بینک سے لی گئی ہے, یعنی کہ ایک روڈ میپ دیا گیا ہے اور اس کے لیے ایک ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہونی چاہیے, اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو کہ کافی نیڈی بھی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہو. اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یاد ہوگا کہ IMF نے کسی طرح کی بھی سبسڈی سے روکا ہوا تھا, یہ کنڈیشنالٹی تھی, لیکن اب یہ ریکویسٹ کی گئی ہے مے بی کہ ہم نے تمام ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا ہے تو آٹومیٹکلی یہاں سے سبسڈیز کی جو ایک ریکویسٹ ہے وہ فلفل کی جائیں گی. وی ہیو ہیئر گیسٹ آن زوم, ان کو ویلکم کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان چوہان صاحب, آپ اکانومسٹ بھی ہیں, ایکسپرٹ بھی ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم عثمان صاحب, ویری وارم ویلکم ان دا شو.
क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं इकॉनमी के हवाले से पूछना चाहूँगी कि इंटरनेशनल पब्लिकेशन जिसमें ये बात शामिल की गई है कि पाकिस्तान की इकॉनमी के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, सम्राट आ रहे हैं, और ख़ासकर जो इंटरनेशनल एक हम कहते हैं ना कि इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी ये सम्राट मिल रहे हैं। जैसे फॉरेनर्स हमने देखा था, उनके अमाउंट रिपैट्रिएट किए गए। कैसा लग रहा है अब एक इस्तेहकाम इन द इकॉनमी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, मुझे मदद करने का बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, और जैसे ये बैरन्स की पब्लिकेशन कह रही है कि पाकिस्तान में सम्राट मिल रहे हैं सरमायाकारों को, ये एक बहुत अच्छी निशानी है। और मैं देखता हूँ कि आगे जो है इस साल के दूसरे हिस्से में भी आपको इस तरह के आर्टिकल ज़्यादा शाये होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गौर फरमाएंगे हमारी तरक्की पर। और जो 2023 और 24 के मसाइल थे, हम उनका सामना किया। और अभी जो छोटी जंग हुई है, और जो हमारा इतना ज़बरदस्त ऑपरेशन हुई है जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स छा गई हस्बे मामूल, इन सारे सम्राट को देखते हुए, इन सारी निशानियों को देखते हुए एक हौसला अफजाई जो है वो बढ़ती जाएगी इस साल के दूसरे हिस्से में। सेंटिमेंट के लिहाज से आप बेहतरी देखेंगी, और फिर इन्वेस्टर्स उस से रिएक्ट करते हुए आप देखेंगे आपकी एफडीआईज में भी इजाफा होने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। राइट, आपने सही फरमाया कि एफडीआई के जो एक बढ़ने की इम्कानात हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी का। साथ साथ नेट मीटरिंग के हवाले से हमने देखा कि ईसीसी ने ये जो है हिदायत भी की है, और जब उनको पेश किया गया कि नेट मीटरिंग की तमाम जो तजवीज़ हैं, यानी कि उसके जो जितने भी कवायद हैं, उनकी तरमीम के हवाले से पूरी जो है वो एक तजवीज़ दी गई है। क्या कहेंगे, नेट मीटरिंग कैसा लग रहा है? आने वाले दिनों में ये पावर डिवीज़न की जानिब से किया गया है, और साथ साथ जितना हो सके डिजिटल वे में जाना, उतना ही पाकिस्तान के लिए जो है वो बेहतरी की ज़मानत होगा। तो आप क्या समझते हैं नेट मीटरिंग के हवाले से? बेशक, बेशक। अगर आप गौर फरमाएं तो आप देखें कि पाकिस्तान की जो सोलराइजेशन है, यानी कि शमसी तवानाई पे इन्हसार की रफ्तार जो है, वो दुनिया में कभी पहले नहीं देखी। लोगों ने इतना ज़्यादा सोलर लगाया अपनी छतों पर, कमर्शियल में भी, रेजिडेंशियल में भी। इसकी कोई मिसाल दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। ऑस्ट्रेलिया जैसे रूप से मतलब नेमत अता किए गए ममालिक में भी और अमीर मुल्कों में भी इस तरह की रफ्तार नहीं पाएगी। लिहाजा एकदम से हमारी जो तवानाई की मिक्स है, उसमें शमसी तवानाई एक बहुत बड़ा किरदार अदा करने शुरू हो गई है, एक छोटी सी ही मुद्दत में इतनी तरक्की की वजह से। जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी है, वो आपके पूरी तवानाई के मिक्स को देखते हुए उन्होंने तजावीज़ पेश की थी, लेकिन इससे जो है कमर्शियल यूजर्स को खुशी नहीं महसूस हुई। उन्होंने कहा कि ये एक मुनसिफाना जो है सिस्टम नहीं है, और उन्होंने फिर प्रेशर डाला। ये इसके इसके इस पस मंज़र में आप देखें कि दोबारा से रिविजन्स आई हैं, और लोगों ने इस पे मजीद गौर किया है कि कैसे एक मुतवज़नी अंदाज से हम अपना कायम ग्रिड को मुस्तहकम रखते हुए मजीद फ़रोग़ दें सोलर को। और मेरे ख्याल से ये सरकार और आवाम के दरमियान एक गुफ्तगू है, जो कि मुस्बत इक़दाम की निशानी है। और इसके समरात आपको नजर आएंगे, क्योंकि सोलराइजेशन खत्म नहीं होने लगी, और ये हमारी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक बहुत अच्छी निशानी है। आप देखेंगे साथ में ये आपके हाइड्रो पावर डैम्स भी आ रहे हैं, और इतनी ज्यादा चीजें आ रही हैं, जैसे डासू पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर। इस तरह की वजह से आपकी आलूदगी पे जो है ये उसकी निशानियां बेहतर हो जाएंगी। आपकी जो है इनसार शमसी तवानाई पे एक बहुत अच्छी चीज है। तो नेट मीटरिंग उस पस मंजर में देखते हुए मेरे ख्याल से ये जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो तजावीज़ हैं, ये बहुत अच्छी हैं। और थोड़ी सी और मेहनत के बाद आप देखेंगे कि ये किसी तरह एक मुतवाज़न हल निकाल लेंगे। बिल्कुल, कुछ फाइन ट्यून हो जाएगा थोड़ी सी मेहनत के बाद। अच्छा, ये टारगेटेड पावर सब्सिडी के हवाले से बात हो रही है अंडर बीआईएसपी, यानी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। इसके हवाले से क्या कहेंगे? आईएमएफ को रिक्वेस्ट भी की गई है, आईएमएफ के हवाले ये रिक्वेस्ट ऑफ कोर्स एक रोड मैप के थ्रू दी गई है। क्या लगता है उस्मान साहब, इसमें कितने ज़्यादा हमारे चांसेस होंगे कि ये सब्सिडी जो है वो एक अप्रूव्ड हो जाए, और ऑटोमेटिकली वो मुतवसत तबका जो अभी जो नीडी भी है, जिसको चाहिए ये सब्सिडी, वो भी जो है इससे फ़ायदा उठा सके, और दूसरा ये कि गवर्नमेंट भी उनकी हेल्प करना चाहती है। तो आपको क्या लग रहा है? जी, मेरे ख्याल से कभी भी अगर आप आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात करने के बाद एक मुआहदा तय करें, तो अक्सर उनकी जो कंडीशनैलिटीज़ होती हैं, आप उन पे मशरूत होते हुए आपको गुंजाइश कम मिलती है। लेकिन अगर आप
अच्छी तरह अपना होमवर्क करके उनके पास जाएं और उनको एक रोड मैप पेश करें कि जी हम इस हिसाब से करेंगे, और आप देखें कि इसको करते हुए भी एक नई पॉलिसी को अमल पैरा करते हुए, तो मतलब अमली जामा पहनाते हुए भी अगर आप कोई उनको इंडिकेशन दे सकें कि ठीक जा रही हैं चीज़ें और बाकी चीज़ें इससे मुतासर नहीं होंगी, तो वो मान जाते हैं। और इस लिहाज से बहुत अच्छा होमवर्क किया गया है हमारी PASS डिवीजन से, BISP के स्टेक होल्डर से, आपकी पावर डिवीजन से, सब ने मिलकर रोड मैप पेश किया कि हम इस हिसाब से जून 2026 तक इस तरह हम आगे इकदाम उठाएंगे। लिहाजा जब IMF इन सब चीज़ों को देखेगा, और उसको साथ साथ ये भी यकीन दहानी की गई है कि गैस की प्राइसेस को और दूसरी चीज़ों पे ये असरअंदाज नहीं होगी उस लिहाज से, और ये खास तौर पे टारगेट है हमारा, मतलब हदफ इसमें मुतवसत तबका जैसे आपने फरमाया उस ही तक ये महदूद रहेगा। साथ में हमने मिनिमम एनर्जी स्टैंडर्ड्स पर भी जोर डाला है कि आपकी जो तवानाई की जो चीज़ें हैं सारी, उनका एक मयार कम रखा जाएगा और ऊंचे मयार पे चीज़ें बनाई जाएंगी। इसकी भी अगर यकीन दहानी की गई है, जैसे कि, तो IMF बहुत खुश होगा ये चीजें देख के। IMF का मकसद आप पे कोई ज्यादा बोझ डालना नहीं है, लेकिन वो हमेशा देखता है कि अगर एक पॉलिसी होती है तो साथ साथ दूसरी पॉलिसियों पे ये कैसे असरअंदाज होती है। इम्पैक्ट्स क्या होंगे और ख़ासकर उन पॉलिसीज़ का जो एक इम्पैक्ट जो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे आता है उसको अलाइन करना ज़रूरी है। और ऑफ कोर्स हमने देखा था जब हम IMF प्रोग्राम में जा रहे थे तो उस वक्त हालात कुछ और थे, और आज की सूरत हाल यानी कि रेमिटेंसेस के नंबर, हमारे एक्सपोर्ट के नंबर और ये तमाम चीज़ें जो एक एक हम कह सकते हैं ना, एक बड़ा ज़बरदस्त सा कैनवस बन रहा है, तो वो कैनवस जो है वो बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा। उस्मान साहब ये भी बताइएगा कि एक तो हम देख रहे हैं ना कि कौमी तरक्की में जो मौसर किरदार अदा करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, PSDP चाहता है कि सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शामिल किए जाएं बजट के अंदर। तो कैसा लग रहा है आपको ये भी एक इनिशिएटिव? और दूसरा ये कि बजट जब आ रहा है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी जो लाइमलाइट में होंगी, थोड़ा सा इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा। ये आपने बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा है, क्योंकि बजट के मतलब एंड पेश होने लगा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा तवज्जो मेरे ख्याल से आपकी रेवेन्यू कलेक्शन पे होगा और आपके टारगेट्स, मतलब अहदाफ का तयन तो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हमारी इतनी सारी चीज़ें हैं जिन पे गौर करना ज़रूरी है। रेवेन्यू कलेक्शन उसमें मतलब सिफर अव्वल पे आएगा, और आप देखेंगे कि वो टारगेट अगर ना हो सका तो उसके लिए फिर दीगर आप इकदाम देखेंगी। एक्सपेंडिचर साइड पे भी मैं देखता हूँ कि काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें आती हैं। BISP की आपने बात की, PSDP भी बहुत इसमें अहम किरदार अदा करता है, बिकॉज PSDP में जिस तरह से वो कह रहे हैं कि सिर्फ वो सबसे यूजफुल प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पे काम किया जाए, ये बहुत जरूरी है। PSDP एक बहुत वसी प्रोग्राम है और इसमें थोड़ी सी टारगेटिंग की जरूरत है ताकि ये मौसर हो आवाम के लिए। ओवरऑल मैं देखता हूँ कि जो रिलीफ का एलिमेंट है वो शायद इतना ज्यादा ना हो, बिकॉज ऑस्टेरिटी जो है इस प्रोग्राम की IMF के साथ अभी कायम है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि इन्फ्लेशन कम हो चुकी है, स्पेंडिंग पावर बेहतर होती जा रही है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि रेमिटेंसेस तो रिकॉर्ड पे हैं, तो बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बजट, हालांकि गुंजाइश उसमें इतनी ज्यादा नहीं है, ओवरऑल इम्पैक्ट आपका बहुत उस्मान साहब अच्छा। आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं करेंसी के हवाले से सवाल करना चाहूँगी। बजट आ रहा है, कहा यह जा रहा है क्या करेंसी थोड़ी सी डीवैल्यू की तरफ जाएगी ताकि ताकि थोड़ा सा जो एक हमारे एक्सपोर्टर हजरात हैं वो फ़ायदा उठा सके? आपका क्या टेक है इसमें और कितनी सदाकत है ये न्यूज़ जो कि एक थोड़ा सा मार्केट पे फ्लोट कर रही है? इज दिस अ न्यूज़ और इज दिस अ र्यूमर? Well, they say that the budget will be created at a assumption, इसमें जो मफरूजात हैं उनमें 290 रुपए $3 का मफरूजा इसमें शामिल है। तो ये इतना ज्यादा फर्क तो नहीं है क्योंकि 280 पे है फिलहाल, लेकिन थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट बजटिंग में हमेशा होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा उन्होंने कम किया। क्या इससे एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा? मतलब पिछले दौर में अगर हम देखें तो इतना ज्यादा डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्टर्स को फायदा नहीं हुआ। उनको, उनकी अगर आपने मदद करनी है तो आप उनकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ठीक करें और आप इंटरेस्ट रेट को कम करें, करेंसी को नहीं, वो गिरा दी गई है ना इंडस्ट्रीज को। अभी भी तो हमने देखा था पर यूनिट जो एक चार्जेस में कमी देखी गई थी 8 रुपए के करीब करीब, तो वो भी तो पास ऑन ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री को ही हुआ ना, और एंड कंज्यूमर तक ही पहुंचेगा ना। अगर इन्फ्लेशन को हम थोड़ा सा देखें और उस सूरत हाल को देखें जो उनकी डिमांड थी, तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा अगर डेप्रिसिएशन हो भी जाती है, लेट्स सपोज, तो आने वाले दिनों में डीवैल्यूएशन का हमेशा फायदा एक्सपोर्टर को होता ही होता है? होता है बिल्कुल होता है, लेकिन 290 जो है इतना ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए हमें इतना नुकसान भी नहीं है, क्योंकि एक इंपोर्ट सेक्शन भी होता है, कंजम्पशन सेक्शन भी होता है।
सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर कि डिवैल्यूएशन क्या फायदा नहीं देगी? 8 रुपए बिजली की प्राइस में पर यूनिट कमी की गई और 10 रुपए फी डॉलर। बिल्कुल देगी, लेकिन मैं साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी कम देखना चाहता हूँ। ये ज्यादा अहम जो है ये चीजें आती हैं। मतलब आपकी एक्सपोर्टर्स की हिस्ट्री क्या है? आपका डिवैल्यू जब हुआ था 150 से 280 तक, तो आपकी एक्सपोर्ट्स क्या ट्रिपल हो गई थी? ऐसा नहीं होता। सो सिंपली जस्ट लुकिंग एट द रिलेशनशिप इज नॉट इनफ। मैं इसलिए करेंसी को एक्सपोर्टर्स की नजरिए से नहीं देखता, मैं कंज्यूमर्स के, मतलब आप हमेशा आवाम को तो सामने रखते हुए फैसले करें ना, ये मकसद है कहने का। अच्छा, आपने जिक्र किया एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए काफ़ी हम कह सकते हैं कि काम किया जा रहा है। गवर्नमेंट इज़ वेरी कीन कि किसी ना किसी तरीके से एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाए जाएं, और कहा यह जा रहा है कि 60 बिलियन डॉलर्स तक की एक्सपोर्ट होनी ही चाहिए। तो अब जबकि हमारी अमेरिका भी एक ट्रेड पार्टनर बनने जा रहा है, और ये थोड़ा सा हम देख भी रहे हैं कि लास्ट वीक ही ये जब जंग बंद हुई तो उसके बाद ये कहा गया कि आपकी जो ट्रेड है वो बढ़ी जाएगी। तो क्या लग रहा है आपको कि हमारे पास जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जिस तरीके की हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, या जिस तरीके से हमारे एलएसएम एंड एसएमईज में ग्रोथ हो रही है, तो हमारे लिए जो फिस्कल सरप्राइज है वो क्या होगा? मेरे ख्याल से आप फोकस अगर 5 सेक्टर्स पे करें तो आपकी जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो ऑटोमेटिकली डबल हो सकती है, 60 बिलियन तक आराम से आ सकती है। साथ में आपको सपोर्ट रेमिटेंसेस की तरफ से वैसे ही बहुत मिल रहा है, तो आपके जो करंट अकाउंट की जो सूरत हाल होगी आज से 2-3 साल बाद, वो बहुत ज़बरदस्त होगी। वो 5 सेक्टर्स में शामिल होते हैं मिनरल्स, और आप देखें मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे इतना काम हो रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट दूसरी साइड पे जो यहाँ से इंपोर्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। आईटी को फ़रोग दें और अपनी टेक्सटाइल्स पे दोबारा से फोकस करें। ये टेक्सटाइल्स आपके लिए बहुत अहम है। साथ साथ जिस तरह दुनिया बदल रही है, टैरिफ्स की पॉलिसी, इसका भी फायदा उठाया जा सकता है पाकिस्तान से। तो एक्सपोर्ट्स के लिहाज से हम यकदम तो इतना फर्क नहीं देखेंगे, लेकिन 2-3 साल बाद आपकी ओवरऑल जो सिचुएशन है वो इतनी अच्छी होगी कि ये करंट अकाउंट के जो इश्यूज थे पुराने, वो अब लोगों को याद भी नहीं रहेंगे, वो इसकी फिक्र भी नहीं करेंगे। तो रिमिटेंस प्लस एक्सपोर्ट फोकस्ड ऑन 5 सेक्टर्स, सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। फोकस ऑन जस्ट 5 सेक्टर्स, एसआईएफसी के थ्रू जो सेक्टर्स हैं, आप समझते हैं कि उनके ऊपर राइटली एक कहते हैं ना राइट पल्स प्रेस कर दी गई, ताकि उसके जो एक मज़ीद पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो आ सकें, जिसका हम ऑटोमेटिकली एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट देख भी रहे हैं। तो क्या वही सेक्टर्स, या इसमें फर्दर जो हमारे एक एक्सपोर्ट के 5 सेक्टर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं आप? डेफिनेटली, मतलब 3 सेक्टर्स तो जरूर जरूर यकीनन उसमें आते हैं। मिनरल्स, मिनरल्स पे फोकस किया गया है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया है। ओवरसीज पाकिस्तानी, इन पे फोकस किया गया है। इसके अलावा आईटी उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन आईटी आपकी वैसे ही बहुत तगड़ी है, और आपकी ग्रोथ सेल्स की और वो बहुत अच्छी जा रही है। साथ में आपके टेक्सटाइल जो है वो एक कदीमी आपकी चीज़ है जो बहुत अच्छी हुआ करती थी, उसके लिए कॉटन पे भी खास ख्याल रखना पड़ेगा। और टेक्सटाइल को जो है आप सपोर्ट दें, कंसोलिडेशन करें। पुशिंग इनकी जो है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, आपने इसका जरूर जिक्र किया है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए 5 सेक्टर्स में 3 जो है वो इसके जिम्मे आती हैं, 2 बाहर हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बिल्कुल। हमारे जो एक इकोनॉमिक इशारे हैं वो बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं। साथ साथ मैं कमोडिटी के हवाले से आपकी कमेंट एक लेना चाहूँगी, वो ये कि गोल्ड की प्राइसेस और ख़ासकर कमोडिटी ओवरऑल इन द वर्ल्ड क्या देख रहे हैं? ऑयल प्राइसेस तो काफी कम नीचे आ गई है, जो बहुत अच्छी बात है। गोल्ड के लिए जो है इंटरनेशनल डिमांड बहुत है। इंटरनेशनल डिमांड इसलिए बिकॉज ये ट्रम्प जो है, एक दिन टैरिफ होता है, एक दिन नहीं होता है, एक दिन 100% होता है, एक दिन मनफी 100%, तो कुछ समझ नहीं आती इस बंदे की। तो ये एक ओवरऑल जो है, मतलब इज नॉट अ स्टेबल गाय, और ये गैर अदम इस्तेकाम जो है, ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। वो आपकी गोल्ड कीमत पे असरअंदाज हो रहा है। लेकिन ऑयल डिमांड, एनर्जी डिमांड, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, खासतौर पे करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए अगले 6 महीने में इंशाल्लाह। अगले 6 महीने के लिए आपने कहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी। हमारे पास अगर हम डेट रोल ओवर की बात करें या फिर डेट रीपेमेंट्स के हवाले से बात करें, ये भी एक ट्रिगर मौजूद है, क्योंकि हमने इस फिस्कल डिसिप्लिन को बहुत एक बेहतर तरीके से मैनेज किया है। हमारे पास ट्रिगर्स भी मौजूद हैं। इकोनॉमिक इशारे के लिए हमारे पास जो एक पॉलिसी मेकर्स की पॉलिसीज़ हैं वो बहुत बेहतरीन तौर पे मौजूद हैं। तो अब जो नया एफवाई स्टार्ट होगा, तो उसके हवाले से आपकी क्या रिकमेंडेशंस होंगी? बजट पेश किया जाएगा, टैक्सेस इम्प्लीमेंटेशन में ऑफ कोर्स पहले से कुछ लूप होल्स हैं, वो बग्स फिक्स किए जाएंगे, और क्या रिकमेंडेशंस होंगी? और आपके हिसाब से इस बार उन तमाम रिकमेंडेशंस पे काम किया जाएगा जो लास्ट टाइम थोड़े से लूप होल्स बन गए थे? बिल्कुल, आप देखेंगे कि ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी बेहतर हो गई है
کہ نیکسٹ فسکل ایئر میں انٹل جون 2026 جو ہے آپ کو بہت زیادہ گنجائش مل جائے گی ٹو ڈو فسکل اسٹیمولس ٹو ریڈیوس یور انٹرسٹ ریٹس، ایکسپورٹس کو فروغ دینا، اور وہ جو 5 سیکٹرز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ان کو فروغ دینا. بائی مڈ 2026 اگر آپ کی گلوبل اسٹیبلٹی بہتر ہو، ٹرمپ کی تھوڑی سی سمجھ آئے، اور آپ کی کوآپریشن چائنا کے ساتھ بہتر ہوتی جائے، اور یہ رول اوورز جو آپ نے کیے ہیں، یہ چیزیں میرے حساب سے تو ٹھیک جا رہی ہیں اور یہ ٹھیک ہو جائیں گی میکرو اکنامک لیول پہ، جس سے کہ آپ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہوں گے انشاءاللہ 2026 کے مطلب اینڈ آف دس کمنگ فسکل ایئر تک، مڈ 2026 تک چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہوں گی ہماری اکانومی انشاءاللہ. ویل تھینک یو سو مچ عثمان چوہان صاحب، ہمارے ساتھ موجود رہے. آپ کافی ڈیٹیل انالیسز، اور ہم دیکھ رہے ہیں ہر گزرتا دن پہلے دن سے بہتر دکھائی دیتا ہے، چاہے ہم اکانومک پرسپیکٹو کے حوالے سے بات کریں یا ہمارے بزنسز کے حوالے سے بات کریں جو نیو یعنی کہ ایس ایم ایز اور ایل ایس ایم جو گروتھ دیکھی جا رہی ہے. ویل اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.